हमारा मकसद है एफएससी में इस वक्त जो बच्चे हैं या जो ए लेवल में हैं और जिन्होंने चंद महीनों के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको गाइड करना कि अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहेंगे तो वो किस किस्म की पढ़ाई के लिए तैयार रहें और आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। जब वो सुपरमार्केट में फॉर एग्जांपल गए हैं और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें खरीदी, उन्होंने यही चीजें क्यों चुनी? प्राइवेट सेक्टर अपने डिसीजंस में इकोनॉमिक्स कैसे इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप सारी की सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते, तो पहले ही नंबर पे आप कौन सी चीज रखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज रखेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सी चीज रखेंगे? तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स बिल्कुल हाथ जोड़ के ही चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उनके ख्याल से वो पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, वो एक मैथ जरूर करें। एक अच्छे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो लोगों की कह ले कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सब का सब इकोनॉमी के एस्पेक्ट है। अब जो एक बहुत ज्यादा चीज इमर्ज हो रही है वो डेटा साइंस के साथ। अगर आपकी क्रिटिकल स्किल्स हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं, आपके पास ये 3 स्किल्स हैं, आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाए। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की हर फील्ड में जरूरत होती है। ये जो जॉब्स मैं बता रहा हूँ, इन सब में जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पीएचडी कर लें। एट द एमएस लेवल 100,000 से ऊपर भी स्टार्ट कर लेते हैं। जो एक डिराइव्ड नॉलेज है किताब का है, उससे बच्चों को बाहर निकालने की जरूरत है। कुछ आप बता सकते हैं कोई आपके नॉलेज में कि इस इकोनॉमिक्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं? किस किस्म का आपने काम किया हुआ है ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट, दैट विल मैटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाई अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कि बच्चों को बीएस इकोनॉमिक्स, एमएस इकोनॉमिक्स जो है क्यों करना चाहिए। हमारा मकसद है एफएससी में इस वक्त जो बच्चे हैं या जो ए लेवल में हैं और जिन्होंने चंद महीनों के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको गाइड करना कि अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहेंगे तो वो किस किस्म की पढ़ाई के लिए तैयार रहें और आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, किस टाइप के उनको डिसीजंस करने होंगे, नेचर ऑफ जॉब क्या होगी, कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, इस टाइप के डिस्कशंस हम करेंगे। हमारे साथ 3 यूनिवर्सिटीज़ के एचओडीज और डीन्स जो है मौजूद हैं। मैं तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुजात फारूक, डीन हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। डॉक्टर हादिया माजिद एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में लम्स में। और डॉक्टर नासिर जो है एचओडी हैं आईबीए में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची। तो तीनों जो है एकेडेमिया से मुंसलिक हैं और जो है उन बच्चों से इनकी वाबस्तगी रहती है, इंटरेक्शन रहती है जो बीएस में या एमएस इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं, और उनको ये पढ़ाते भी रहते हैं और उनसे उनकी काफ़ी वाकफियत रहती है। तो इनसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेंगे कि बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर हादिया इज़ द ओनली फीमेल इन द पैनल, सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर हादिया। तो डॉक्टर हादिया, ऐसे बच्चों के लिए ज़रा बताइएगा कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पहले कभी वाबस्तगी ना रही हो, सिर्फ उन्होंने कोई बजट वगैरह की स्पीच वगैरह सुनी हो या कोई टेलीविज़न पे कोई माशियात के बारे में प्रोग्राम सुना हो, तो इतनी ही वाकफियत हो, तो उनको बताइएगा कि जब वो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेंगे तो वो किस टाइप की पढ़ाई उनको करनी होगी। Assalamu alaikum everyone. Thank you Dr. Idris. Pleasure to be here. And आपने एक बहुत ही important topic चुना है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो हैं अपने ए लेवल से एफएससी से जब यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे होते हैं तो कुछ ने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी होती है, कुछ ने नहीं पढ़ी भी होती है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये डिग्री है क्या, इसमें आप पढ़ेंगे क्या। अगर आप आम गुफ्तगू में किसी से पूछे कि इकोनॉमिक्स है क्या, वो ज्यादातर जो है मनी की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, जैसे आपने कहा बजट की बात हो जाती है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यू वेरी क्विकली रियलाइज कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है एट यूनिवर्सिटी लेवल वो बहुत डिफरेंट होती है। अब हमारा मकसद जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा रहे होते हैं, एक तो ये है कि एक फ्रॉम अ वेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमें मॉडल्स वगैरह पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। एट इट्स वेरी बेसिस हम ये चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि डे टू डे लोगों की जो जिंदगी है, जो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, माशरे में जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जो वो डिसीजंस लेते हैं, वो उसकी वजूहात क्या है। सो
हमारा मकसद ये है कि ये समझें और समझाने की कोशिश करें कि जो आप एक्शंस देख रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पे हो कि एक आदमी ने या एक औरत ने एक इस तरह से क्यों बिहेव किया। उन्होंने जब वो सुपरमार्केट में फॉर एग्जांपल गए हैं और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें खरीदे, उन्होंने यही चीजें क्यों चुनी और इसी तरह से उन्होंने अपने पैसे क्यों स्पेंड किए। तो एक तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप एज अ मुआशरा भी ये सोचते हैं कि अच्छा, आप जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीं, हम अपना जो बजट है उसमें एजुकेशन पे इतनी स्पेंडिंग क्यों करते हैं। अगर एक खास फीसद हम एजुकेशन के लिए एलोकेट करते हैं तो वही फीसद क्यों की है, उससे ज्यादा क्यों नहीं की है। और अगर 1% हमने एक लेट्स से हम 2% स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन, तो उससे क्या होगा इन द लॉन्ग रन, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे माशरे पे क्या होगा, उससे हमारी ग्रोथ रेट पे क्या होगा। सो इस तरह के सवाल भी उठते हैं और उसके जवाबात भी हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और आई एम श्योर हम इसके बारे में और गुफ्तगू करेंगे कि ड्यूरिंग द 4 years जब आप अपना बैचलर्स कर रहे होंगे, आप बहुत सारे पहलू देखेंगे। आप कुछ मैक्रो की चीजें देखेंगे जो कि इकोनॉमी के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे जो आपको चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, वो क्यों होती हुई नजर आ रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ आप इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल के, कि घर के अंदर जो चीजें हो रही हैं, घर के अंदर से लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो दोनों पहलू हम देखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि बाय द एंड ऑफ द 4 years आप जवाबात की तरफ तो जाए ही, लेकिन आप सवाल भी उठाएं कि अच्छा, जो मुझे नजर आ रहा है ये क्यों नजर आ रहा है, माशरे में जो होता हुआ नजर आ रहा है इसके पीछे क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, करंट ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि आपके सोसाइटी के बारे में जरा आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में आप कुछ ओपिनियंस भी क्रिएट कर सकते। थैंक यू डॉक्टर हादिया। तो डॉक्टर शुजात, ये बताइएगा कि जैसे डॉक्टर हादिया ने एक फ़र्द की बात की है कि फ़र्द अपने डिसीजंस जो है कैसे करता है, वो उसको इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करता है। तो एक अगर आप प्राइवेट से, उन्होंने सुपरमार्केट की बात की, तो वहाँ जाते हैं तो अपने स्पेंडिंग डिसीजंस कैसे करते हैं। तो सुपरमार्केट में जो बेचने वाला है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो दुकानदार है, वो अपनी प्राइसिंग के डिसीजंस में भी क्या कोई इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करता है, और प्राइवेट सेक्टर अपने डिसीजंस में इकोनॉमिक्स कैसे इस्तेमाल करता है? थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने पे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप सर, अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें जिस तरह हादिया ने बात की है, तो दो इसके मेन प्लेयर हैं। एक आप डिमांड साइड है जिसमें आप मैम हादिया बात कर रही थी कि आपके इंडिविजुअल्स हैं जो कंज्यूमर हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फर्म्स है जो सप्लायर है। क्योंकि इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो इकोनॉमी बेसिकली 3 चीजों पे मुश्तमिल है, जिसमें प्रोडक्शन है जो कि सप्लाई साइड है, जिसमें कंजम्पशन है जो कंज्यूमर है, और इसके अंदर फिर मार्केट एक मेन प्लेयर है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोडक्शन है वो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फिर देखें इसमें एक और 3 प्लेयर हैं, मैं फिर आपके क्वेश्चन की तरफ बाद में आता हूं, जो कि फिर गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सारी मार्केट को रेगुलेट कर रही होती है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने मार्केट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, उसने लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको इम्प्रूव करने हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, देखें जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें लर्न करते हैं तो 2 एंगल से वो लर्न करते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव में। एक आप माइक्रो एंगल से अगर आप देखें, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक मेन सब्जेक्ट है, और दूसरा उनके लिए फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। तो माइक्रो में अगर आप देखें तो जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, वो बिजनेस इंटरप्राइजेज चाहे गुड्स बना रही हैं, चाहे वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सर्विसेज में आप देखें तो जिस तरह आपके हॉस्पिटल्स हैं, सर्विसेज में आपके स्कूल्स हैं, सर्विसेज में बहुत से आईटी की सॉफ्ट फर्म्स हैं जो आईटी वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो फर्म्स के जो बिहेवियर हैं वो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि स्टूडेंट को उसमें नॉलेज भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल फर्म्स जो हैं वो कैसे अपनी लेबर को एंगेज करती हैं, फर्म्स कैसे अपनी मार्केटिंग करती हैं, फर्म्स कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती हैं, और फिर इसके अंदर प्राइसेस हैं
जो कि जाहिर है मार्केट उसको डिटरमिन करती है। तो ये सारे के सारे एक जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि फर्म का जो इंटायर बिहेवियर है इन प्रोडक्शन साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, उसने इन सारे एस्पेक्ट को एक अच्छे तरीके से जिसको कहते हैं एग्जामिन करता है। और हम समझते हैं कि जो आजकल अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से एक मार्केट के जो बेसिक एलिमेंट्स है उसका उसको एक बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि जी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एसएमईज हैं, तो एसएमईज की जो एक इंटायर सप्लाई चेन है, चाहे उसके अंदर उनकी रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो फिर उसके नीचे सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उसके पूरे के पूरे डेवलप होते हैं। तो ये सब के सब जितने भी हैं, ये सब के सब स्टूडेंट्स को इसके ऊपर एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर शुजात। तो डॉक्टर नासिर, डॉक्टर शुजात ने हमें तफसील से बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं वो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले कैसे करती हैं। क्या डॉक्टर हादिया ने और डॉक्टर शुजात ने जो कुछ कहा आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, या फिर नेक्स्ट जो है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फैसला साजी में जो है इकोनॉमिक्स को कैसे इस्तेमाल करती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा ख्याल है हादिया और शुजात ने बड़े तफसील से उसको एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ बिफोर कमिंग टू द गवर्नमेंट्स रोल। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं। एक इंडिविजुअल की सतह पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स या नीड्स या जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी जो नीड्स हैं उसको आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप सारी की सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते, तो पहले ही नंबर पे आप कौन सी चीज रखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज रखेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सी चीज रखेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर में हम हमेशा नोइंगली या अननोइंगली ये कर रहे होते हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो ये इनबिल्ट हम कर रहे होते हैं, हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं चीज को। यही चीज जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, सप्लाई साइड से जाते हैं, तो वहां पे भी वो ये कर रहे होते हैं। और आइडियली गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि जब वो अपने डिसीजन लेता है तो इन चीजों को प्रायोरिटाइज करे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल उसमें वो हो रहा हो उस तरीके से। गवर्नमेंट की साइड पे अगर आप आए तो बेसिकली इस तरह हम एक इंडिविजुअल की सतह पे या एक घर की सतह पे, हाउस होल्ड सतह पे बजट बनाते हैं कि जी ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं, यहाँ पे हमने स्पेंड करना है, हेल्थ पे स्पेंड करना है, एजुकेशन पे स्पेंड करना है, यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं उन पे स्पेंड करना है, कंजम्पशन आप बाकी कर रहे होते हैं। यही चीज आप गवर्नमेंट की सतह पे भी करते हैं। जो आपका यूजुअली एनुअल बजट आ रहा होता है उसमें आप कहते हैं कि देखिए ये हमारी इनकम है, वो थ्रू टैक्सेस होती हैं, डिफरेंट टैक्सेस होती हैं, फिर उसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें चले जाते हैं, और फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, और फिर आपके कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब अगर आपकी जितना रेवेन्यू है, जितनी आपकी इनकम है गवर्नमेंट की, अगर वो उतनी आपके खर्चे हों तो आपका जो बजट है वो बैलेंस हो जाता है। यूजुअली जो कि हम देखते हैं पाकिस्तान में, आपको नजर नहीं आता कि वो बैलेंस होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है, फिर उसको फाइनेंस करने के लिए आप ज़ाहिर लोन वगैरह ले रहे होते हैं। अब ये उसमें ये देखना हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जब, इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर की डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त उनको क्या देखना चाहिए। यूजुअली एक तो आपके करंट एक्सपेंडिचर हैं जो आपको करने हैं, वो जरूरी हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनका आपको रिटर्न या इम्पैक्ट जो है ना वो बाद बाद में आपको मिलता है। जैसे हादिया ने कहा कि जी आप एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं तो 2% स्पेंड कर रहे हैं। आज अगर आप एजुकेशन पे 5% स्पेंड करना शुरू कर दें तो वो तकरीबन आपको आज उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, कई साल बाद जाके आप उसका रिटर्न मिलेगा। अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि हमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है इस पे कितना खर्च करना है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि आपको लेट से एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अगर आप उस पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो इसका आपको लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न जो है वो बढ़ता है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये डिसीजन फिर गवर्नमेंट लेती है। इसी तरह गवर्नमेंट इससे हट के फिर और जो पॉलिसीज हैं, अगर आप लेट से मॉनेटरी पॉलिसी में चले जाएं जो आपका स्टेट बैंक लेता है, वहां पे उस चीज को यूज करते हैं। इस तरह आप ट्रेड की पॉलिसी, हम दुनिया से चीजें खरीदते हैं और हम दुनिया को चीजें बेचते भी हैं, तो क्या हम जितनी दुनिया से खरीद रहे हैं इतनी हम बेच भी रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे?
ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप जब इकोनॉमिक्स के उसमें आते हैं तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, हमारे मसाइल क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर इश्यूज क्या हैं, उसको डील कैसे करना है। तो जब आप इस डिग्री से गुजरते हैं आपको ये इश्यूज भी उठते हैं। और हादिया ने बड़ी अच्छी बात की कि ना सिर्फ ये कि आप इनका आंसर्स ढूंढते हैं बल्कि आपको नए सवाल भी उठाने चाहिए। मेरे ख्याल में जब आप अंडर ग्रेड की डिग्री कंप्लीट करें तो यू शुड हैव अ क्रिटिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड, कि जी ये चीजें तो हैं लेकिन ये मसाइल हैं, ये क्वेश्चंस हैं। और उन क्वेश्चन को फिर ज़ाहिर है आप जब उसका जवाब ढूंढने के लिए जो जिस चीज में आप जाते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं, जिसमें हम बाद में भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो डॉक्टर नासिर, जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटी सेट करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है और गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के डिसीजंस, टैरिफ के डिसीजन, सब चीज़ों में जो है इकोनॉमिक्स मददगार साबित होती है। तो डॉक्टर हादिया ये बताइएगा बच्चों के लिए जिन्होंने एंटर होना है, कि मैंने देखा शायद लम्स के 2 प्रोग्राम्स हैं या थोड़ी वेरिएशन के साथ, कि एक बीएस इकोनॉमिक्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स है। तो ये बताइएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है और मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के लिए। बिल्कुल, एंड आई थिंक आईबी में भी यही है। एंड आई थिंक उससे जब आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो इम्पोर्टेंट एंड लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पाइट भी है, आईबीए है, जब इनके आप मेजर्स को देखना शुरू करेंगे और उनकी डिटेल देखना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रिटी मच एक ही जैसे मेजर्स हैं सब जो ऑफर कर रहे हैं। पहले 2 साल में तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, आप जिस भी इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में होंगे वहां पे आप बेसिकली माइक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ेंगे, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे, विच इज द बेसिस फॉर जो हम सारे सवालात की का जिक्र कर रहे हैं। जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं उसकी बेसिस जो है इकोनॉमिक्स में वो स्टैटिस्टिक्स है। तो उसी से आपको, जब आप माइक्रो मैक्रो भी पढ़ते हैं उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग काफी होती है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल काफी होता है। तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स बिल्कुल हाथ जोड़ के ही चलते हैं। पहले 2 साल हम अपनी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जो है, किसी भी आप बीएस इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम ले लें, उसमें काफी ज्यादा माइक्रो मैक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स हो रही है। फिर उसके बाद जो अगले 2 साल होते हैं उसमें थोड़ा बहुत आप माइक्रो मैक्रो फिर भी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फिर भी कर रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स फिर भी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ स्ट्रीम्स भी करना शुरू करते हैं, जैसे ट्रेड हो गई, जैसे लेबर हो गई, लेबर इकोनॉमिक्स हो गई, ट्रेड इकोनॉमिक्स हो गई। यू माइट गेट इनटू मॉनेटरी पॉलिसी इन अ लॉट मोर डिटेल। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फील्ड हो गई है। अब आपको गेम थियरी भी होती हुई नजर आएगी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी। तो बहुत सारी सब फील्ड्स हैं इकोनॉमिक्स की। अब what a lot of universities have done is कि इकोनॉमिक्स का मेजर तो करवाते ही स्टूडेंट्स से, जिसमें वो ये माइक्रो मैक्रो और डिफरेंट स्ट्रीम्स में आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कि आपने डिसाइड किया है कि माइक्रो मैक्रो के अलावा मैं जरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ज्यादा कोर्सेज करना चाहूंगा, तो वो आप कर लें। अगर आप इकोन मैथ की डिग्री के लिए ऑप्ट करेंगे तो उसमें फिर इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपने मैथमेटिक्स के और कोर्सेज करने हैं। मेरा मशवरा यही है कि अगर कोई स्टूडेंट उनके ख्याल से वो पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, वो एक मैथ जरूर करें और काफी ज्यादा मैथ करें इन द अंडर ग्रेजुएट। और उससे मेरी मुराद है कि काफी कुछ फील्ड्स हैं मैथमेटिक्स की जो कि इकोनॉमिक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पीएचडी के लेवल पे हाईली रिकमेंडेड है, इफ नॉट रिक्वायर्ड है, कि आपने रियल एनालिसिस की भी हो, आपको कुछ सेट थ्योरी आती हो। ये अगर आपने की भी होगी अंडर ग्रेजुएट में तो आपका एक तो एडमिशंस में भी आसानी होगी और उसके अलावा जब आप अपना पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहे होंगे उसमें भी आसानी होगी। हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स में। कुछ और, जैसे आपने मैथ इकोन का जिक्र किया है, उसके अलावा आपने हमारे मैथ मेजर का जिक्र किया है। हमारा एक और मेजर भी है एक लम्स के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, विच इज इकोन पॉल। एंड मैं उसका इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स का अगर आप सोशल साइंसेस से और ह्यूमैनिटीज से उसका ताल्लुक देखना शुरू करें तो कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिससे बहुत ही आसानी से मैरिज, सो टू स्पीक, हो सकती है। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, दे जेल वेरी वेल. Economics and political science, they gel very well. Economic and history, these are, अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसके साथ साथ हिस्ट्री के भी कुछ कोर्सेज करें, they gel very well. इकोनॉमिक्स और मैथ की तो हमने बात ही की है। एंड मैं ये इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं अपने बैचलर्स में, उसके साथ साथ अगर वो और कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी कर लें
मैथमेटिक्स कर लें, सोशल साइंसेस कर लें, तो फिर जो डॉक्टर नासिर ने बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, वो उनकी और ज़रा अच्छी तरह से डेवलप हो सकती है। तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डॉक्टर शुजात ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, जो हम चाह रहे हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट के बाद स्टूडेंट्स रेस करें पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, जो उनको करने पड़ेंगे जब वो जॉब में जाएंगे, जो क्वेश्चंस उन्हें रेस करने पड़ेंगे, जो आंसर्स वो सीख करेंगे, वो उनके लिए ज़रा आसान होगा करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे डॉक्टर हादिया ने बताया है कि मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, मैथ्स और स्टैट्स का। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिस्ट बन के कोई ऐसी फील्ड चूज़ करना चाहें कि जिसमें ना भी इस्तेमाल हो, फिर भी इकोनॉमिक्स का जो लिटरेचर है उसको समझने के लिए आपको बहरहाल मैथ्स से और स्टैट्स से काफ़ी वास्ता जो है पड़ेगा। डॉक्टर शुजात, ये बताइएगा कि और फर्दर सब फील्ड्स इकोनॉमिक्स की, मसलन आपने BISP में काफ़ी अर्सा काम किया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो इकोनॉमिक्स और ये BISP का जो काम है, इसका आपस में क्या रिश्ता है? थैंक यू सर जी। देखें, इकोनॉमिक्स बल्कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो एक कोई सोल सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स को आप किसी भी सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अभी अगर आप किसी आम बंदे से पूछें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के साथ लिंक है, एक सोसाइटी के साथ लिंक है, एक नेशन के साथ लिंक है और अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट के साथ लिंक है। आप एक इंडिविजुअल से पूछे तो वो इंडिविजुअल गुर्बत का रोना रो रहा होगा, वो महंगाई का आजकल रोना रो रहा होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि बहुत सी जगह पे गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे। एलीट क्लास पे चले जाए तो टैक्सेशन के चैलेंजेस होंगे। ये सब के सब देखें इकोनॉमी के साथ लिंक है। इसी तरह अगर आप देखें आजकल जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, तो बहुत से लोग वरीड हैं कि जी जो इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है दैट इज क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी, और डेफिनेटली उससे हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। पाइड में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट पे आ जाएं तो जो पाइड में अभी कुछ रिसर्च हुई है जिसमें हम स्लज कह रहे हैं कि जी के गवर्नमेंट का इकोनॉमी के साथ तकरीबन पाकिस्तान में 70% फुटप्रिंट है, और ये हमारी इकोनॉमी के साथ लिंक है। लॉ को आप देख लें तो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो लॉ में आप उसकी कॉस्ट देखें, फॉर्मल जस्टिस सिस्टम को आप देख लें तो जस्टिस सिस्टम सारे का सारा आपका लॉ में कवर होता है, लेकिन आप अगर उसकी कॉस्ट देखें तो वो जाहिर है वो इकोनॉमी का उसका एस्पेक्ट है। हेल्थ देख लें, यानी हेल्थ ठीक है आप डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं जाते, लेकिन आज मैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के पास बैठे थे तो वो कह रहे थे जी कि वेपन्स के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो आपकी हेल्थ है। इसी तरह आप BISP को देखें, सोशल प्रोटेक्शन को सर आप देख लें तो सोशल प्रोटेक्शन एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि आप गरीब के लिए कोशिश करते हैं कि जी उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसकी रिजिलियंस को बेहतर करें, और उसके लिए आप कोई इक्विटी सोसाइटी के अंदर लेके आए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आप देखें हर सोसाइटी के अंदर एक इक्विटी इक्वालिटी ये उसके बड़े कंपोनेंट है। इसी तरह अगर आप सब देखें रेगुलेशन की मैं बात कर रहा था तो गवर्नमेंट आप देखें रेगुलेशन है, क्योंकि रेगुलेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने मार्केट की एफिशिएंसी को इंश्योर करना है। अब मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट मेन प्लेयर है कि जिसने प्राइसेस को, सप्लाई को, डिमांड को कोशिश करना है कि फ्री फेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जितनी की अवेलेबल हो सके। अर्बनाइजेशन आप देख लें, अर्बनाइजेशन हो सकता है अर्बन प्लानर्स का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर आप देखें जो उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि एक सिटी को किस तरीके से होना चाहिए, एक सिटी एक आम पब्लिक के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, वहां पे मार्केट कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे आप एक अच्छे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो लोगों की कह लें कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कैसे कम कर सकते हैं। ये सब का सब इकोनॉमी के एस्पेक्ट है। और BISP में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बड़ी अच्छी चीज है, आपको एक अच्छी चीज मिलेगी कि फॉर एग्जांपल आप देखें 2008 में BISP का बजट तकरीबन 17 बिलियन था, नाउ इट इज क्लोज टू 400 बिलियन। तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये गरीब के नाम पे जो हम पैसा निकाल रहे हैं ये वाकई गरीब के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमारे जैसा मुल्क, जिस तरह नासर ने शुरू में कहा कि रिसोर्स स्कार्सिटी है, हम शायद 600-700 बिलियन PSDP मैनेज कर रहे हैं, तो क्या वाकई हमारे पास इस तरह के सोशल प्रोटेक्शन ये सस्टेनेबल हैं?
ये सब के सब, फॉर एग्जांपल सेहत सहूलत प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है, तो ये क्या सब के सब सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से ये सब के सब स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ने चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स जो आपने सुने हो, BISP, सेहत सहूलत, इनको डिजाइन करने में कि इनको किस तरीके से चलाना है, इसके पीछे जो है कुछ इकोनॉमिक्स जो है इन्वॉल्व होती है। तो डॉक्टर नासिर, हादिया और शुजात ने जो है जिक्र कर दिया है कुछ स्पेशलाइजेशंस का। क्या आप समझते हैं कोई और इकोनॉमिक्स की सब स्पेशलाइजेशंस रह गई हैं जो आप ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में आजकल एक तो ये बहुत इवॉल्विंग है। एक तो डॉक्टर हादिया ने जिस तरह कहा कि पॉलिटिकल साइंस के साथ ये मर्ज हो सकता है, और इकोन एंड मैथ तो ऑलरेडी है, लेकिन अब जो एक बहुत ज्यादा चीज इमर्ज हो रही है वो डेटा साइंस के साथ है, यानी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जो है। अब इसमें काफी लोग वर्ल्ड लेवल पे आ रहे हैं, और मुझे लगता है एटलीस्ट हम IBA में अब इस पे काम कर रहे हैं। आई थिंक जी सून बाकी वो भी इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा साइंस के साथ है एक चीज जो मैं एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में थोड़ा काम करता हूँ, हेल्थ में बहुत ज्यादा इसके साथ लिंक है, हेल्थ की डिमांड ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के साथ इसका बहुत ज्यादा लिंक है। अब ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम सिंपली ये तो देख रहे होते हैं कि जी चलें क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये रेन पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। अब आज आप देखें इस्लामाबाद में जून में आपका बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और टेम्परेचर जो है बहुत कम हो गया है। तो आप वेदर के लिहाज से तो उसको अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये आउटपुट के लिहाज से या एग्रीकल्चर आउटपुट के लिहाज से ये एक ठीक चीज है? वो जगह जहाँ पे लेट्स से वीट की अभी हार्वेस्ट होना था, वहां पे उस टाइम पे अगर उस पर बारिश होती है तो उस आउटपुट को क्या होगा? तो ऐसी बहुत सी चीजें जो आप साइंटिफिक उसमें देख रहे होते हैं कि ये तो क्लाइमेट या वो तो एक साइंटिफिक वो है, उसको आप उसका इकोनॉमिक लिंक है। इसी तरह हेल्थ के साथ है, डेटा साइंस का मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के साथ काफी लिंक है। तो बहुत सी फील्ड्स जो हैं वो उसके साथ इकोनॉमिक्स मर्ज हो रहा है, वहां पे उसका रोल काफी बढ़ रहा है। और सब फील्ड के जो इसमें आप जाएं, साइकोलॉजी के साथ जैसे डॉक्टर आदि ने कहा बहुत ज्यादा वो हो रहा है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आप सोशल थ्योरीज जो हैं वो भी ला रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अब ऐसा है कि क्रॉस डिसिप्लिन जो है वो काफी यूज हो रहा है उसमें। तो बहुत वाइड रेंज है, स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब आप उसमें आते हैं। कुछ लोग स्पेसिफिकली लेट से प्योर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि कुछ लोग मॉनिटरी में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे। और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है, जैसे अभी लोग कहेंगे जी इतनी ज्यादा महंगाई है, ठीक है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, कि क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही, ठीक है। कुछ लोग शायद इकोनॉमिस्ट को ब्लेम भी करेंगे कि जी आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर ये चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही। तो ये एक अलग बहस है कि जी इकोनॉमिस्ट तो अपनी सजेशन या रिकमेंडेशंस दे देते हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या स्टेट बैंक है, ये उनका काम है कि वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। कुछ चीजें वाकई हमारे कंट्रोल में नहीं हो रही। लेट से अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं इंटरनेशनली, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास आता है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो कुछ, या लेट से फ्लड आ गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो ये चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो अगर आप सब फील्ड के लिहाज से देखें, तो अगर डॉक्टर शुजात और डॉक्टर हादिया ने जो मेंशन किया उसके साथ अगर हम ये स्पेशली डेटा साइंस का अगर आप डाल दें, तो ये काफी ज्यादा इमर्ज हो रही है फील्ड। ठीक है जी जी डॉक्टर, थोड़ा सा ऐड करूंगा। नासिर ने जो डेटा साइंस की बात की है, देखें इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी के डायनामिक्स हैं, स्पेशली IT साइड पे वो जो चेंज हो रहे हैं, वो मार्केट को, बिजनेस प्लेयर्स को बहुत हैविली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोविड अगर आप देखें तो बहुत से आपके देखें शिफ्ट हो गया, आप मार्केट से बहुत से बिजनेसेस ऑनलाइन की तरफ चले गए। और उसके साथ साथ आपके जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इसमें देखें इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी जो फील्ड है वो लेबर इकोनॉमिक्स है, और आपकी जो मार्केट है लेबर साइड है, जिसमें हम स्किल्स की बात करते हैं, एजुकेशन है। क्योंकि लेबर ने हमेशा जो मार्केट की नीड है, लेट्स से अगर अगले 30 साल में आपने किस साइड पे ग्रो करना है, अकॉर्डिंगली आपने अपने बच्चों को वो स्किल सेट प्रोवाइड करनी है। जो इस वक्त हमें एक बड़ा
डिजास्टर बल्कि हो रहा है। अगर चाहिए तो कुछ तो काम कैरियर काउंसलर्स का है, लेकिन बहुत सा काम इकोनॉमी का है कि आपको किन सेक्टर्स में लोगों को ट्रेन करना है। आप देखें जो आपका लास्ट लेबर फोर्स सर्वे है वो बड़ी मिजरेबल पिक्चर शो कर रहा है कि अनएजुकेटेड की अनएम्प्लॉयमेंट 3% है, और जो ग्रेजुएट्स हैं मेल हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को 31% है, और फीमेल की 47% है। तो देखिए इस वक्त को 25 लाख बच्चा हमारे यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड है। ये इकोनॉमिक्स के बच्चों को बड़ा क्लियरली देखना चाहिए कि किस तरह की स्किल सेट इमर्ज हो रही है, किस तरह की स्किल सेट आगे चाहिए, किस तरह के बिजनेसेस मार्केट में आएंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को खत्म करेगी और डेफिनेटली उसके साथ कुछ नई जॉब्स क्रिएट भी होगी। सो अकॉर्डिंगली ये सब का सब हमें बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। तो हादिया, डॉक्टर शुजात की बात को आगे ले जाते हुए, बच्चों का भी इसमें अक्सर इंटरेस्ट होता है कि जब वो ये 4 साल पूरे कर लेंगे तो उनको जॉब कहाँ मिलेगी। तो इकोनॉमिस्ट की जॉब जरा कुछ आप बता सकती हैं, मुख्तलिफ टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ इकोनॉमिस्ट को जो है जॉब्स मिल सकती हैं। सो इदरीस साहब, इसमें अब आपके जो MNCs हो गए, आपके जो बैंक्स हो गए, वो तो आई थिंक टॉप ऑफ द टेबल आ जाते हैं। स्टार्टअप्स हो गई आपकी डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, ये तो आपकी काफी, यानी कि ऐसी जॉब्स हैं जो सबके जहन में आती हैं। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रियलाइज के कुछ जगहों पे श्योर, आप जैसे डॉक्टर शुजात ने मेंशन किया, आपने भी मेंशन किया कि कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की स्किल्स चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप अपनी डिग्री अच्छी तरह से कर रहे हैं और यू आर फुली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू, कि आपके सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है जिसके इतने सारे साल हैं, उन्होंने एजुकेशन में लगाए हैं, उसके अलावा वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो इतने सारे लोगों को जानते हैं, आप उस इंस्ट्रक्टर की रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें। that instructor, the peer group that you have has such a big network, आप उस नेटवर्क को जरूर टैप इन करें। अगर आपकी क्रिटिकल स्किल्स हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं, आपके पास ये 3 स्किल्स हैं, आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी। मेरा तो ये फर्म बिलीफ है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और हम जब भी मैं क्लास कोई पढ़ाती हूँ, ये सिर्फ लम सी क्लास नहीं है, आई हैव टॉट इन अदर प्लेसेस एज वेल, GC में लेक्चर्स दिए हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए हुए हैं, जिस तरह के सवाल हमारी यूथ उठाती है, क्योंकि दे आर सो अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, वी लिव इन सच अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, एंड हमारी यूथ इतनी क्विक है अबाउट पिकिंग अप व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। अगर आप अपनी ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होन करें व्हाइल यू आर इन योर अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद really you can go into any field, particularly if you are an economics graduate. Economics graduate की हर फील्ड में जरूरत होती है। आप गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, प्राइवेट सेक्टर ले लें, आप हेल्थ ले लें, आप एजुकेशन ले लें, कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक्स ट्रेन्ड स्टूडेंट्स की जगह जरूर निकल आएगी। तो what really sets the student apart is कि वो बोल कितना अच्छा रहे हैं, वो सवाल किस तरह के उठा रहे हैं, और वो उन सवाल के जवाब को, चाहे आप सही जवाब ना दें, लेकिन वो जो आप थिंकिंग दिखाएंगे ना अपने इंटरव्यूअर को, while you are coming up with the question, अगर वो थिंकिंग आप दिखाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स है या क्रिटिकल है, तो आप कहीं, आई थिंक आप कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। डॉक्टर नासिर, ये बताइएगा कि जैसे अब आप जो नाजरीन आप लोगों को देख रहे हैं, तो आप तीनों ने तो PhD की हुई है, तो एक ख्याल पैदा हो सकता है कि शायद इकोनॉमिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए PhD करना ज़रूरी है। तो कुछ ये बताइएगा, क्या नॉन PhDs के लिए भी जॉब्स हो सकती हैं और वो कहाँ पे हो सकती हैं? अच्छा, एक तो हादिया ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हमारे पास एक तो जनरल परसेप्शन ये है कि जी अगर इकोनॉमिस्ट है तो बैंकिंग सेक्टर में जाएं, यहाँ पे जॉब होंगी, तो वो तो सही है, बैंकिंग सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, NGOs में बहुत सी जॉब्स होती हैं, स्टार्टअप्स हैं, और अगर आप इंटरनेशनल सतह पे जाएं तो जितनी बड़ी ये फर्म्स और कंपनीज हैं, कारपोरेट सेक्टर में बहुत जॉब है। फॉर इंस्टेंस IBA के इकोनॉमिक्स के बहुत से स्टूडेंट कारपोरेट सेक्टर में भी यहाँ पे जा रहे हैं कराची में। आई थिंक ये रीजनल इफेक्ट भी है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में भी काफ़ी है। इंटरनेशनली अब आपको देखें, अमेजोन में इकोनॉमिस्ट की जॉब्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट में इकोनॉमिस्ट की जॉब्स हैं, तो जॉब वाइज तो काफ़ी वाइड आपको ऑप्शंस मिल रही होती हैं। जो नए स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें कोई भी स्टार्टअप या कंपनी जो होगी वो अपने बिजनेस को फ्यूचर में भी देखना चाह रही होती है कि जी अच्छा लेट्स से फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर जो है आपकी कंपनी डिपेंड कर रही होती है इकोनॉमी के क्या हालात हैं, और इकोनॉमी के क्या हालात हैं वो आपको इकोनॉमिस्ट
उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो वो आपको बता सकते हैं। तो उसकी बेस पे वो लेट्स से फॉरकास्टिंग करते हैं कि जी लेट्स से अगर ये चीजें चल रही होंगी डिफरेंट सिनेरियोज में तो ये सिचुएशन होगी, या जैसे डॉक्टर शुजात ने कहा कि जी लेट्स से नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में आप देख रहे हैं कि जी देखें ये चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमी में, कौन से सेक्टर्स होंगे जिनकी ज्यादा डिमांड होगी, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी। तो वो ये फॉरकास्टिंग और ये चीजें जो है ये एनालिसिस जो है ये आपको इकोनॉमिस्ट जो हैं वो करके दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जी आप ये जो जॉब्स मैं बता रहा हूँ इन सब में जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पीएचडी कर लें। पीएचडी जो लोग करते हैं मोस्टली वो फिर एकेडेमिया की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन नॉन पीएचडी भी काफी सारी जॉब्स हैं, जैसे हमारे अंडर ग्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हैं। उनकी स्टार्टिंग सैलरी मतलब 60-70-80 डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे जा रहे होते हैं, 100,000 से भी स्टार्ट कर लेते हैं। देन एट द एमएस लेवल 100,000 से ऊपर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हर जगह आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है। अंडरग्रेड की भी बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पे जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात वही है जो डॉक्टर आदिया ने कही कि आपके पास जो स्किल सेट्स हैं उसमें ना सिर्फ ये कि आप क्वांटिटेटिवली बड़े अच्छे हों, एनालिटिकली अच्छे हों, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप बहुत ज़हीन होंगे, बहुत आप अच्छा वो कर सकेंगे, बट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू सॉफ्ट स्किल्स, ये चीज़ें भी हम दे रहे होते हैं कि जी आप ये स्किल्स भी इम्प्रूव हों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। राइट, सो सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, रिटन भी और जो है वर्बल भी। डॉक्टर शुजात, जॉब्स के हवाले से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सब मेरे ख्याल से जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में एक जो मिसिंग एलिमेंट है वो ये है कि इकोनॉमिक्स का जो ब्रॉडर यानी कह लें कि जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी है उसको हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हम शायद ये समझते हैं कि जिसको कहते हैं कि जी बहुत से और फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स हैं कि वो इकोनॉमिक्स के अंदर आगे नहीं, इकोनॉमिक्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और फॉर एग्जांपल आप देखिए जिस तरह माइक्रो फाउंडेशंस है, हम अक्सर स्टूडेंट्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन माइक्रो फाउंडेशंस के अंदर शायद हमने कभी उन बच्चों को हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत से मार्केट कैसे काम करती हैं, फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं, उस लेवल पे प्रैक्टिकल चीजें करने की जरूरत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है और वो बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं जॉब की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप जो शायद थोड़ा सा हमें करना चाहिए कि जो एक डिराइव्ड नॉलेज है किताब का है उससे बच्चों को बाहर निकालने की जरूरत है। और बहुत सा जो लोकलाइज्ड नॉलेज है उसके ऊपर इवन शॉर्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं। मैं उसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। द्यामिर भाषा डैम बन रहे और वहां पे एक चिलास यूनिवर्सिटी सॉरी KIU कराक्रम यूनिवर्सिटी का कैंपस है चिलास में। तो आप देखें वहां पे बहुत से छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज की जरूरत है, छोटी छोटी स्किल्स की जरूरत है। तो यूनिवर्सिटीज को जो शायद चाहिए वो इस तरह का भी हो सकता है कि आप छोटे कोर्सेज करवाएं। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, एक फर्म के लिए क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, उसको शायद ये बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए जी कौन से पाकिस्तान में मार्केट है जहाँ पे वो अपनी चीज बेच सकती है, ठीक है ना जी। इस तरीके से जिसको कहते हैं छोटे छोटे इंफोग्राफिक्स हो सकते हैं, स्मार्ट ब्रीफ हो सकते हैं, स्मार्ट सर्वेज हो सकते हैं, जो कि शायद अभी इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं वो इसमें लार्जली मिसिंग हैं। ये वो एरियाज हैं कि जहाँ पे मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर बड़ा इमेंस पोटेंशियल है कि जहाँ पे अंडर ग्रेड के बच्चे बहुत 6 माह 1 साल के अच्छे कोर्सेज करके दे कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स की जॉब्स जो है बहुत वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, डेवलपमेंट सेक्टर जिससे कि मुराद जो है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस टाइप के और मुख्तलिफ जो इदारे हैं, इन सब में जो है इकोनॉमिक्स की जॉब्स हैं और कंसल्टिंग फर्म्स और थिंक टैंक्स में भी है। तो डॉक्टर हादिया, थोड़ा सा जिक्र जो है नासिर ने किया सैलरीज का, तो आप कुछ बता सकती हैं कि जो आपसे के यहाँ से बच्चे ग्रेजुएट करते हैं तो वो किस टाइप की सैलरीज उनको मिल जाती हैं? मेरे ख्याल से डॉक्टर नासिर ने जो रेंज बताई है वो बहुत आई थिंक दैट्स वेरी रीजनेबल। आई विल ऐड कि अब स्टूडेंट्स जो है हमारे रिसर्च एसोसिएट पोजीशंस जो वेरियस थिंक टैंक्स ने आपने बताया उसमें भी काफी जाते हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब उसमें ये होता है कि जैसे ग्रांट कुछ कोई आई हुई है, आप ग्रांट के आपके किसी या तो यूनिवर्सिटी में ही किसी ने ग्रांट के लिए अप्लाई कर लिया या किसी थिंक टैंक ने ग्रांट के लिए अप्लाई किया, तो उसमें आ जाता है। कराची में जैसे द कलेक्टिव है, वो काफी रिसर्च करते हैं उस तरह से। इस्लामाबाद में SDPI हो गया, लाहौर में सर्प एंड आइडियाज हो गए। द रीजन आई एम मेंशनिंग देम इज के ये अगर आप इनमें थोड़ी देर के लिए काम कर लें, जो डॉक्टर शुजात ने गवर्नमेंट की भी जो बात की है, गवर्नमेंट के वेरियस सेक्टर्स की भी बात की है, अगर आप इसमें थोड़ी देर काम कर लेंगे तो आपको फिर जरा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं PhD के लिए जाऊं कि ना जाऊं, मुझे रिसर्च से इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैं मास्टर्स के लिए जाऊं या ना जाऊं। वन थिंग आई डू वांट टू कॉशन एवरीवन अबाउट इज के हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का लैंडस्केप, हमारा जो लेबर मार्केट है, डॉक्टर शुजात ने भी मेंशन किया था, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो मैं जो हमारे नाजरीन है उनसे ये जरूर कहूंगी कि जरा उस पर नजर रखें। जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है, अगर आप जैसे जाना चाहते हैं स्टेट बैंक में, आप मैक्रो में बहुत इंटरेस्टेड है, आप मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, आप स्टेट बैंक में जाना चाहते हैं, उसमें आपको फिर हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, आपको अच्छी स्टार्टिंग सैलरी भी मिल जाएगी, 80,000 से जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद लेकिन आप ये जरूर सोचें कि आपके साथ जो compete कर रहे होंगे, आपके साथ जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे, उनके पास मास्टर्स होगा, a lot of them, तो फिर आपको भी करना पड़ेगा। So you do have to keep an eye on what the market looks like or to make yourself competitive in that market. ठीक, तो डॉक्टर नासिर, जैसे डॉक्टर हादिया ने जिक्र किया कि बच्चे फिर बाहर जाना चाहते हैं, कुछ आप बता सकते हैं कोई आपके नॉलेज में कि इस इकोनॉमिक्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं, फर्दर स्टडीज के लिए, MS या PhD के लिए? जी, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस जो US के लिए है, उसके लिए फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो बहुत मशहूर है और काफ़ी कम्पिटिटिव भी है। इसी तरह आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ऑजेड है, डॉट स्कॉलरशिप है फॉर जर्मनी, इसी तरह इरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप है। मतलब काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं। जापान का स्कॉलरशिप है, मुझे अभी ज़हन से निकल गया उसका, मैक्स स्कॉलरशिप है जापान से, अगर आपने वो करना है। और ये मैं वो बता रहा हूँ जैसे फुलब्राइट तो मैं खुद गया हूँ, इसी तरह जो बाकी दोस्त या स्टूडेंट्स मेरे गए हैं डिफरेंट उस पे, उसमें जो एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा वो ये है कि आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम ही वो मिल जाएगा। आप हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, एडमिशन इवन हायर एजुकेशन के लिए रिजेक्ट हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप परसिस्टेंट रहें। अगर आप वाकई जाना चाह रहे हैं तो आप एक जगह अप्लाई करके या 2 जगहों से रिजेक्ट होने के बाद आपने डिसहार्ट नहीं होना। यू कीप ऑन अप्लाइंग, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट इट। तो आपके पास मल्टीपल इस तरह की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन जो HEC स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, या US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर की स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा आप डायरेक्ट अगर यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्कॉलरशिप और स्टूडेंटशिप होता है। मतलब आपको ऑप्शन देते हैं कि वहाँ पे जाके आप एज RA काम करें और वो आपको साथ साथ पे करते रहते हैं। मतलब आप काम भी कर रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। व्हाट यू नीड टू डू इज के आप परसिस्टेंट रहें उसको अप्लाई करने में। उसको ये नहीं कि एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप छोड़ दें। देयर आर स्कॉलरशिप्स। थैंक यू। डॉक्टर शुजात, कुछ स्कॉलरशिप के हवाले से? जी नासिर, मुझे करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो मोस्टली स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है। शायद अंडरग्रेड पे लिमिटेड स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें HEC के भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। अंडरग्रेड पे तो काफी हद तक मेरे ख्याल से HEC भी लोकल यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप उनके हैं। फॉर एग्जांपल आप एहसास देखें, अगर उसका नाम अब चेंज हो गया, उसको रीडिजाइन अभी गवर्नमेंट कर रही है, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। और शायद उसके अलावा जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर तो लम्स के अंदर मैंने सुने अपने स्कॉलरशिप हैं, IBA के अंदर स्कॉलरशिप हैं, पाइड के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं। तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप है। अभी हमने एक स्टडी की थी 15 यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसमें हमें पता चला कि तकरीबन 1/5 जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी स्कॉलरशिप के ऊपर इस वक्त अंडरग्रेड के अंदर पाकिस्तान के अंदर जरूर पढ़ रहे हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर हादिया, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू
कि जो ये जो स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है, नाम तो काफ़ी सारे नासिर ने भी जिक्र कर दिया, शुजात ने भी, इनके लिए तैयारी करने के लिए एक तो एप्लीकेशन का प्रोसेस और अपना प्रोफाइल जो है किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए कुछ बताएंगे? जी जरूर। तो आप उसमें डिपेंड करता है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर नासिर ने फुलब्राइट का जिक्र किया, तो जीआरई देना जरूरी होता है। अब जीआरई जो है एक टेस्ट है, जैसे कि हमारे एसएटी होते हैं, उसी तरह का एक उसमें मैथ कंपोनेंट होता है, एक उसमें इंग्लिश का कंपोनेंट होता है, और उसकी आपको किताबें मिल जाती हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर स्टूडेंट्स जीआरई के लिए बैठ रहे हैं तो कम से कम 1 महीने की डेडिकेटेड टाइम जो है वो उसके लिए सेट असाइड करें, कि रोज डेडिकेटेड कुछ घंटे जरूर पढ़ना है, उससे आपकी अच्छी प्रेपरेशन होगी। तो वो आप जरूर उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें, उसमें हेल्प अगर जरूरत लेनी है जरूर लें, उसकी बहुत सारी किताबें भी मिलती हैं। इसी तरह से अगर आप कॉमनवेल्थ के लिए बैठ रहे हैं या यूजीसी स्कॉलरशिप के लिए बैठ रहे हैं, उसके अपने एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम जो है वो नेशनल टेस्टिंग सेंटर करवाता है, उसकी भी आपको किताबें मिलती हैं which can help you prepare। बाहर जाने के लिए आपको IELTS देने होते हैं, किसी किस्म का इंग्लिश टेस्ट देना होता है, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो एक तो टेस्टिंग का एलिमेंट है, हर स्कॉलरशिप को मिलने के लिए आपको टेस्टिंग करनी होगी, वो जरूर देखें, पहले से देख लें, ताकि आपको पता हो, आपके पास टाइम हो कि आप पढ़ सकें। उसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन इटसेल्फ है, उसमें आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं, आपको अपने बारे में बताना होता है, और अंडर ग्रेजुएट की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी अगर आप स्कॉलरशिप सोच रहे हैं, उसके लिए भी आपको ऐसे जरूर लिखना होगा। वो खुद कई दफा लिखें, दूसरों से पढ़वाएं, उसमें आप डोंट फील शाय, लोगों से पढ़वाएं, उनकी इनपुट लें और उसको इम्प्रूव करें। तीसरी जो आपने बात की डॉक्टर इदरीस के, एप्लीकेशन और सबके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपका जो किस किस्म का आपने काम किया हुआ है ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट, दैट विल मैटर, कि आप किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए, आपने कोई ऐसे लिखा है नहीं लिखा, किस किस्म का ऐसे लिखा, कोई आपका, अगर आपकी इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ मेंटर, किसी प्रोफेसर के साथ आपकी जरा बातचीत ज़्यादा अच्छी हो, या वो आपको कुछ टाइम दे सकें, तो उनके साथ कोई प्रोजेक्ट कर लीजिए, उनके साथ कोई पेपर कर लें, उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, और वो आप फिर अपनी एप्लीकेशन में उसका जिक्र कर सकते हैं, उसका आप अलग से उसके बारे में लिख सकते हैं, आप उस प्रोफेसर से रेफरेंस ले सकते हैं। All of these things matter, they matter not just जो डॉक्टर शुजात ने कहा कि आपकी अंडर ग्रेजुएट में किस किस्म की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप चाह रहे होंगे, उसमें इस तरह की चीजें कि आपने कोई और काम किया हुआ हो या ना किया हो, चाहे वो सिर्फ ये हो कि किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो गए हो, या किसी थिंक टैंक के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए हो, चाहे रिसर्च में ना इन्वॉल्व हो चुके, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड अप। थैंक यू डॉक्टर हादिया, आप तीनों को बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि बहुत यूजफुल डिस्कशन रही है, और जो बच्चे इस वक्त एफएससी या ए लेवल में हैं और फैसला भी उन्होंने नहीं किया और फैसला करने की स्टेज पे हैं कि आया उनको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहिए या किसी और में, वो आप लोगों के इस डिस्कशन से फ़ायदा उठाएंगे और उनको अपना फैसला करने में जो है मदद मिलेगी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, इट हैज़ बीन अ नाइस डिस्कशन, और आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोगों को लेते रहेंगे इस टाइप के डिस्कशंस की।